हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सूफी काव्य की विशेषता, सूफी काव्य का अर्थ तथा इसके प्रमुख संप्रदाय को जाना था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को जरूर देखें। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अमेठी जायस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शेख मोहिंदी था और आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार इनके जो गुरु का नाम बुरहानिया शरद अशरफ था। जायस प्रदेश से संबंधित होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कैरनामा, मसलानामा, मटकावट, मुकरानामा, कानावत। अब देखते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इनकी जो प्रमुख महत्वपूर्ण और रचना है पद्मावत, इसका रचना काल 1540 ईस्वी है और हिजरी संवत में देखें तो 947 हिजरी संवत है। और इसकी काव्य श्रेणी यानी कि ये महाकाव्य है और इसकी भाषा है अवधी है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें कुल 57 सर्ग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। अति महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है? पद्मावत। इस रचना में बालनाथ की शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। टीला है दोस्तों, यहाँ पर बालनाथ का टीला शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य कहा जाता है। इस रचना में पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का चित्रण किया गया है। इसकी कथा को दो भागों में बांटा गया है। इस पूर्वार्ध भाग, इसमें रतन सेन तथा पद्मावती के विवाह तक का वर्णन है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये भाग कल्पना पर आधारित है। दूसरा भाग, उत्तरार्ध भाग, इसमें पद्मावती के विवाह के बाद के जीवन कथा का वर्णन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस भाग को ऐतिहासिक माना गया है। डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास रचना के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत उपजय ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा रचना को माना गया है। पद्मावत के विभिन्न जो पात्र हैं उनको विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रति इस कारण इसका रूपक काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो काव्य श्रेष्ठ माने हैं। पहला तो रामचरितमानस और दूसरा पद्मावत। पद्मावत के अंतर्गत स्वयं जायसी ने प्रतीकों की संकेत जैसे तन, चितवर, मन, राजा, कीना पद के माध्यम से बताए। पात्रों के नाम और प्रतीक, चित्तौड़ तन या शरीर का प्रतीक है, सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है, राजा रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, रानी नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, एरावन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो अंजाला ने किया था।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि का अर्गान कहा है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। शुक्ल जी ने इससे भक्ति का वेद वाक्य कहा है। विजय देव नारायण शाह ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। इस रचना में मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए ईश्वर के लिए कर्तारु शब्द का प्रयोग किया गया तथा सही वक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा की गई। 12 मासा वियोग वर्णन परंपरा का पालन करते हुए इस रचना में सेनाई का नागमती के 12 मासा वियोग का सुंदर वर्णन भी देखने को मिलता है। इस रचना में 12 मासा वर्णन आषाढ़ से शुरू होता है तथा ज्येष्ठ तक चलता है। अखरावट इनकी दूसरी रचना। इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पद्मावत की तरह यह रचना भी चौपाई छंद में लिखी गई है। अगली रचना है इनकी आखिरी कलाम। इस रचना में रोजे कयामत के दिन उत्पन्न होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। यह रचना कुरान में उल्लेखित हन कथा पर आधारित रचना मानी जाती है। इस रचना में सही वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। अगली रचना है चित्रलेखा। दोस्तों चित्रलेखा नहीं, चित्ररेखा है, चित्ररेखा। ये चित्रलेखा तो एक उपन्यास हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का, और इनकी रचना का नाम है चित्ररेखा। यह रचना जायसी द्वारा रचित लघु प्रेमाख्यान श्रेणी की रचना मानी जाती है। इस रचना में कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कंवर तथा चंद्रपुर की राजकुमारी रेखा की प्रेमा का वर्णन हुआ है। नहीं दोस्तों, प्रेमा नहीं है, चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगली रचना है कहरनामा। इस रचना में आत्मा तथा परमात्मा में परिणय का वर्णन किया गया। इस रचना में काय जाति के लोकगीतों को प्रचलित कहरवा राग में लिखे गए। इसी के आधार पर इस रचना का नाम कहरनामा पड़ा है। अगली रचना इनकी मसलानामा। इस रचना में कवि जायसी ने ईश्वर के प्रति अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम सूफी काव्य के अन्य कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।